हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज लेके आ गया हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और आज का हमारा टॉपिक का नाम है वीबीटी, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सॉरी। सो पहले इस थ्योरी को हमने पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये थ्योरी आया क्यों। और ये थ्योरी क्यों आया, क्योंकि जो लुईस अप्रोच था। सो पहले हम देख लेते हैं लुईस अप्रोच। लुईस अप्रोच हेल्प्स इन राइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो लुईस अप्रोच स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स राइट करने में, गिवन मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता था, ठीक है। बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड। बट हाउ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म, ये फेल हो जाता था एक्सप्लेन करने में। एंड इट डज नॉट गिव एनी रीजन फॉर द डिफरेंस इन द बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी एंड द बॉन्ड लेंथ इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड द F2। और बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी, दैट इज किसी बॉन्ड को ब्रेक करने में, और बॉन्ड लेंथ में क्या डिफरेंस है, हाँ, ये लुईस अप्रोच नहीं बता पा रहा था। तो ये दोनों इसके ड्रॉबैक्स हैं और ये उसके अप्रोच हैं, ठीक है, लुईस अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो गिव्स नो आइडिया अबाउट शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है उसके बारे में भी आइडिया नहीं दे पाता है, क्या, लुईस अप्रोच, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, फिर आता है VSEPR थ्योरी। ओके, VSEPR थ्योरी जो कि ज्योमेट्री ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स बताता है। ये हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। बट डज नॉट एक्सप्लेन देम एंड ऑल्सो हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन। बट उसमें भी क्या है, उसमें जो गिवन मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री बताता है उसमें भी कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी फेल हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया था हैटलर एंड लंडन ने, बट फर्दर डेवलप्ड बाय द पॉलिंग एंड अदर्स, ठीक है। ओके, हालांकि इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट नहीं है, बट ठीक है। एंड और पहले बता दूं कि ये जो मेरा वीडियो है ये नीट जेई वालों के लिए और CUT वालों के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि VBT किस पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये इसमें हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वो है हमारा सबसे पहला आता है नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में, द ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन, इन सब के बारे में लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम जानना चाहते हैं कि VBT में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बता रहा है। तो पहले ये बताता है कि कोई भी बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। जैसे दो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है हमारा, है ना। ये देखिए, आप मैं इधर दिखाता हूँ कि H2 मॉलिक्यूल है, तो मैं एक H को A मान लेता हूँ और दूसरे हाइड्रोजन एटम को मैं B मान लेता हूँ, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ठीक है, कि अगर एक जो हाइड्रोजन एटम है उसका न्यूक्लियस अगर मैं Na बोलता हूँ, ठीक है, Na बोलता हूँ, और दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस को Nb बोलता हूँ, और Na के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको Ne बोलता हूँ, सॉरी Ea बोलता हूँ, और फिर जो B न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको Eb बोलता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी बॉन्ड कब बनता है, जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो, है ना। जो बॉन्ड बनने वाला है, अगर ये A और B है, ये है ना, इन दोनों के बीच अगर बॉन्ड बनने वाला है तो इनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए, है ना, तभी ये बॉन्ड बनेगा। अगर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो ये दूर चले जाएंगे, तो फिर ये तो बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में कितने खूबसूरत से लिखा हुआ है कि द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन दैट इज दिस एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस में क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ, बाकी देखिए कैसे अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन लगते हैं, मैं आपको फिगर से यहाँ से दिखा देता हूँ। तो जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस ये है, और इसके अराउंड इसका वैलेंस सेल है, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन एटम है और उसका वैलेंस सेल है। तो इसका न्यूक्लियस जिसका ये प्लस चार्ज होगा, ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस है तो इसके भी प्लस चार्ज होंगे, ठीक है। तो इस तरह से, और इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैंने क्या बोला कि किसी भी बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए आपको अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होना होता है, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स कैसे ज़्यादा होगा, तो देखिए न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस ऑफ A एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ B जब होंगे तब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दूसरा, न्यूक्लियस ऑफ B एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ A, ये बनाएंगे क्या, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन है, जैसे कि न्यूक्लियस ऑफ A, न्यूक्लियस ऑफ B एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ A एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ B विल एक्ट एज रिपल्सिव फोर्स। तो फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन मैं समराइज कर दूं कि फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन अट्रैक्टिव फोर्सेस शुड बी ग्रेटर देन द रिपल्सिव फोर्सेस। ओके,
तो अब हम बात करते हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली अब हम देखने वाले हैं कि जो हमने देखा कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट मैग्नेट किसी भी यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने बोला था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू अट्रैक्टिव फोर्स इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होना चाहिए देन द रिपल्सिव फोर्स फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, वही है। तो इससे क्या होता है व्हेन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द टू atoms, so the potential energy decreases always, very very important point है कि always when the bond form potential energy decreases। अब potential energy minimize तो हो जाता है, ठीक है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ठीक जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है ये इसमें पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ देख लेते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से ग्राफ दिखाया गया है, ये एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ग्राफ है। जब दो एटम्स देखिए जब दूर दूर है इनफाइनाइटली डिस्टेंस पे, तो उनमें उनका पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, बट जैसे जैसे वो पास आते हैं तो उनका पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। देखिए आप अच्छे से देखिए, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और जैसे ही जब दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाता है, जो एनर्जी रिलीज है वो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। और तो कुछ एनर्जी रिलीज हो गया, तो इस तरह से स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी में पहुंच जाते हैं। एटम जब कंबाइन करते हैं तो स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी में पहुंच जाते हैं, और इस तरह से उनका एनर्जी मिनिमम होता है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। तो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी जैसे दो हाइड्रोजन एटम में भी बताया कैसे ओवरलैप करते हैं और फिर उनका पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिनिमम स्टेट पे जाता है। तो वहाँ पे नथिंग बट आपको ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से हो रहा होता है। तो हम बात करते हैं कैसे ओवरलैप होता है, ठीक है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं अंडरगो पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन एंड दिस मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑर्बिटल। तो क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं, ऐसा नहीं कंप्लीट ओवरलैपिंग। तो बाय विद द ओवरलैपिंग हमारा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। जितना ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बनता है। जैसे कि अगर आपकी जितनी अच्छी दोस्ती होती है उसी तरह उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, ठीक है ना, वही ये चीज़ है यहाँ पे। सो इन जनरल द ओवरलैप स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एटम्स। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होता है उतना ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है विद द कंप्लीट स्ट्रेंथ, ओके। तो और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ कि देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड between the two atoms results by pairing of electrons present in the valence shell having the opposite spin। तो इस तरह से with the overlapping of atomic orbitals हमारा क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, ठीक है, ऑफ द वैलेंस सेल्स ऑफ द विथ ऑपोजिट स्पिन, ओके। तो इस तरह से तो अब हम बात करेंगे भाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स, ओके। तो जैसे कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड क्या है कि इसमें क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ओवरलैपिंग कंसेप्ट में कि जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिपेंड करता है किस पे, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ जो ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ये है ना कि आप कितना ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यही है, ओके। सो जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स इन द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक मीथेन अमोनिया वाटर, ये सब जितने भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इनमें क्या होता है हमारा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन किया जाता है। अब हम देखेंगे भाई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओके। इसमें कि हम देख रहे हैं भाई क्या कैसे ओवरलैपिंग ऑफ एटम तीन टाइप से होता है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटम, ठीक है। अब हम देखते हैं ये तीनों का अलग अलग से, देखिए आपको ये भी दिखाया गया है। तो अब हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग, ओके। जैसे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग जो है ना वो प्लस माइनस का गेम है, ठीक है। अगर आप प्लस जैसे कि आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन प्लस मल्टीप्लाई प्लस जो होता है वो प्लस ही होता है ना, और प्लस माइनस माइनस ही होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है, और फिर माइनस प्लस जो भी है वो भी माइनस ही होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैपिंग नथिंग होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ अगर प्लस प्लस ओवरलैप हो रहा है तो प्लस ही आएगा, तो इसी तरह से पॉजिटिव ओवरलैप कहलाता है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव
पी जेड है और एस ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इनके बीच ओवरलैपिंग हुआ तो है तो प्लस प्लस, इसलिए क्या होगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जैसे कि यहाँ पे प्लस प्लस या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाता है, ठीक है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिविटी अगेन पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। नेगेटिव ओवरलैपिंग जैसे कि आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव अगेन। तो ये हो जाएगा भाई नेगेटिव एग्जाम्पल के डायग्राम्स। अब हम देख लें जीरो ओवरलैपिंग, जिसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होता। जैसे पहले तो एक इजी एग्जांपल है कि कोई ओवरलैपिंग नहीं हुआ, दो ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो दूर दूर हैं, ठीक है, अभी तो ओवरलैप नहीं हुआ है, ठीक है। और दूसरा आता है एस और पी ओवरलैप तो हुए, बट जो एस का जो ऑर्बिटल है वो पी के नोडल पॉइंट पे क्या कर रहा है, मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी जीरो ओवरलैपिंग में आता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नोड पे क्या होता है, जीरो होता है ना, तो ये भी क्या है जीरो ओवरलैपिंग के केस में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ओवरलैपिंग जो होता है वो कैसे हो रहा है। जैसे कि हम मीथेन के एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो मीथेन है हमारा जो मीथेन है, सॉरी मीथेन जो है, जैसे कि अगर मैं मीथेन की बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू वीबीटी, मीथेन का जो कैसे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो मीथेन का मीथेन CH4 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो 3 हाइड्रोजन है, मतलब कि जो S के 3 p ऑर्बिटल्स और हाइड्रोजन के 4 S ऑर्बिटल जो होते हैं वो मिलते हैं। हाँ, तो हम फिर से देख रहे हैं, सॉरी। तो मैं बता रहा हूँ कि जो अब देखिए कार्बन का अगर आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन तो आता है 1s2 2s2 एंड 2p2 आता है ना। तो अगर वैलेंस शेल की बात करते हैं अगर हम लोग, तो ये ऐसा है कि जो यहाँ पे ये 2s है और ये 2p है, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अगर मैं एक्स को एक्साइटेड स्टेट में डालता हूँ तो इससे क्या हो रहा है भाई, है ना, ये जो है जो एस का 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें ये आगे चला जाता है इस पी ऑर्बिटल में, ठीक है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया एक्साइट होकर के, ठीक है। तो इस तरह से कितने इसके हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 4 ही क्या आ रहे हैं भाई किधर से, 4s हाइड्रोजन के 4s ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। और आपको हाइड्रोजन का पता ही होगा 1s1 होता है। इस तरह से इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सिर्फ 4 ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑफ कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम ऑफ एस ऑर्बिटल जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करते हैं। तो इस तरह से ये एक हाइड्रोजन एटम का है, ठीक है। तो इस एक और हाइड्रोजन एटम, एक और हाइड्रोजन एटम, एक और हाइड्रोजन एटम, इस तरह 4 हाइड्रोजन एटम है और इन सब के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मर्ज होते हैं और फिर ओवरलैप करके हमारा मीथेन फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया ना एनसीईआरटी में कि जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है, तो नॉर्मली तो हम लोग मीथेन को जो हम ऐसे बना रहे हैं ये 90 डिग्री पे बना रहे हैं, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी आ रहा है, बट जो एक्चुअल है वो तो हमें आपको पता ही, हम लोगों को आपको पता ही है कि जो मीथेन होता है वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का एंगल आपको पता ही होगा कि 109.5 डिग्री होता है ना। तो इससे एक्चुअल का कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये आ रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का आता है। सो अब हम देखने वाले हैं ये जो और भी, जैसे कि अमोनिया है। तो अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया में होता है उसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, जबकि वाटर में जो होता है 104.5 डिग्री होता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से जो बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो एक होता है जब सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरा होता है जब पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, हाउ द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्स इन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्ज। सो अगर मैं बोलूँ तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द this type of covalent bond is found by the end-to-end, that is head-on overlap of bonding orbitals along the intermolecular axis। जब head-on collision होता है, सॉरी head-on overlapping होता है, मतलब जैसे कि कुछ टाइप के दिखाएं। जैसे एस ओवरलैपिंग कैसे होता है, एस और एक एस ऑर्बिटल और दूसरे एस ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो एस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग कहलाता है। एक एस और दूसरा पी जब मिलता है तो एस पी टाइप ओवरलैपिंग कहलाता है।
अगर पी ओवरलैपिंग, जैसे एक पी ओवरलैप दूसरे पी ओवरलैप मिलते हैं तो पी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग आना था, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कब होता है, जब हेड ऑन मर्जिंग होता है, ठीक है, या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से। दूसरा है पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है व्हेन द orbitals are perpendicular to the internuclear axis, okay, and they merge, okay, atomic orbitals when the perpendicular to internuclear axis and they merge, and that is this type of overlapping also called as sidewise overlapping, very very important, sidewise overlapping, with the sidewise overlapping हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि कैसे बन रहा है पाई बॉन्ड, जैसे कि एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल्स जब साइड वाइज ओवरलैप करते हैं, आप जैसे देख सकते हो ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, और ये क्या था भाई हमारा जो दो पी ऑर्बिटल्स हैं ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे थे, और ये साइड वाइज, आप देख सकते हो डिफरेंस। तो इस तरह से हमारा ये पाई बॉन्ड जो फॉर्म होता है दो दो पी ऑर्बिटल्स के बीच, वो इस तरह से आप दिखा सकते हो, और फिर इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ हमारा बॉन्ड होता है डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जिससे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। इन द केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड द और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस to the larger extent, hence the it's stronger as compared to the pi bond। हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा होता है देन द पाई बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। इससे हमें याद रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड, ओके।